चलिए, तो कल की क्लास यहाँ पर हमने एक समाप्त की थी कि अगर इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, इसकी वजह से इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं। क्यों भाई? बच्चों बताइए हाँ या ना बोल के, यही बात की थी ना कल हमने? हाँ सर। ओके, बट देखिए Yes, sir. यहाँ पे देखिए ये इतना सारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है, मतलब एक्चुअल पाथ रे का ये था, बट रे जो है एक्चुअल इस रास्ते से फाइनली निकल रही है। तो ये जो गैप एम एन डैश आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एम से लेके एन डैश तक की दूरी, ये जो दूरी है ये कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आज हमें इसी डिस्टेंस, इसी दूरी को फाइंड करना है। तो जल्दी से ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए, एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, जिससे बेहतर रहेगा। और ये जो एंगल होता है बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ करता है, डेल्टा। ये जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। डायग्राम बनाने के बाद एक बार बोलिए ओके, क्योंकि अब काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उसके बाद हम निकाल पाएंगे की वैल्यू, एम एंड एस की वैल्यू। बना लिया डायग्राम? यस सर, बना लिया। Yes, sir, बना लिया। गुड। चलिए अब इसको फाइंड करना है हमें। तो देखिए आपके पास केवल एक्चुअली देखा जाए मोटे तौर पे आपके पास एक ट्रायंगल तो ये डेल्टा वाला दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये R1 वाला दिख रहा है। एक ट्रायंगल ये डेल्टा वाला है, एक ट्रायंगल ये R1 वाला है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, yes, expression for the lateral displacement from M1 draw MN dash perpendicular to KL produce so lateral displacement of the ray passing through the parallel slab is equals to MN dash। yes, तो इस डायग्राम की बात हो रही है, सॉरी ये जो डायग्राम बात हो रही है कि भाई आप जो है इस जो लाइन है इसको आप इसको बढ़ाते जाइए और इसको इससे मिला दीजिए कि आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए कि एम एन डैश जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस डायग्राम को मैं एक बार कॉपी करके वहीं ले चलता हूं, जिससे कि बार बार मुझे ज्यादा लंबा रास्ता तय ना करना पड़े। ये लीजिए, अब आगे पीछे हटाइए। यस, फ्रॉम एम ड्रॉ एम एन डैश। देखो भाई एम क्या है, एम से लेके एम एन डैश आपने ड्रॉ कर दिया, एम से लेके आपने एम एन डैश ड्रॉ कर दिया। ओके, परपेंडिकुलर टू द के एल, परपेंडिकुलर टू के एल। के एल कहाँ है भाई? ये के है, ये के कहाँ है? ये के है और ये एल है। परपेंडिकुलर टू के एल ये आपने ये ड्रॉ किया। इसको परपेंडिकुलर टू के एल तो नहीं कहा जा सकता है। ओके, ये यहाँ पे कॉमा आएगा। फ्रॉम एम ड्रॉ एम एन डैश परपेंडिकुलर टू के एल। नो 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 नो, राइट राइट, सॉरी बच्चों। हाँ, एम एन डैश के एल की परपेंडिकुलर ही तो है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये के एल जा रही थी ये वाली लाइन, वंस अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए के से लेके एल ये जा रही थी लाइन, और आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर गिर गया। यही मुझे फाइंड करना है और यही अपना लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ओके, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है यही अपनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगी। चलिए अब फाइंड करते हैं कैसे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, जिसमें ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है, डेल्टा। तो अगर देखा जाए तो इस डेल्टा के सामने ये पड़ रहा है, ये है परपेंडिकुलर। ये डेल्टा के सामने ये जो पड़ रहा है ये परपेंडिकुलर है, और एक्चुअली ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने ये किसका काम करेगा बेटा? हाइपोटेनस का। Hypotenuse. यस, तो ये काम करेगा हाइपोटेनस का। तो ये डेल्टा एंगल बहुत छोटा है, तो यदि मैं इस एंगल का साइन डेल्टा लगा दूं तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एम एन डैश अपॉन एल एम। तो क्या बन जाएगा भाई? एम एन डैश अपॉन एल एम। लिखिए अपनी कॉपी में, साइन डेल्टा इज इक्वल टू एम एन डैश अपॉन
एल एम, ये साइन डेल्टा से आ गया। डन। साइन डेल्टा इज इक्वल Yes, टू sir. एम एन डैश अपॉन एल एम। अब देखिए जी, तो एम एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको एल एम को इधर ले जाइए, तो एम एन डैश इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, साइन डेल्टा एल एम साइन डेल्टा, एल एम साइन डेल्टा, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 1। साइन है, डेल्टा है, एल एम है। यार एल एम क्या है जरा देखो, ये एल एम जो है ये बीच की चीज है, बेवजह जिसकी हमें कोई पता नहीं है एल एम क्या है। तो एल एम को हमें गायब करना है, तो एल एम को हम किससे गायब कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले ट्रायंगल से। कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला जो दिख रहा है ना 90 डिग्री राइट एंगल वाला ट्रायंगल, इसमें हम गायब कर सकते हैं। अगर आप देखें कॉस, ये वाला एंगल लगा दे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि आप देखें तो कॉस आर वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस है अपने पास, बेस अपने पास है कितना, डैश। बेस अपने पास है एल एल डैश, और हाइपोटेनस क्या है बेटा अपने पास, एल एल एम। एल एम। तो यहां से एल एम की वैल्यू आ जाएगी, एल एल डैश है क्या भाई, एल एल डैश तो थिकनेस है ग्लास स्लैब की, तो ग्लास स्लैब की थिकनेस तो पता होगी टी, ये तो हर किसी को पता होती है ग्लास स्लैब की थिकनेस टी। तो cos r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन एल एम। तो यहां से एल एम की वैल्यू आ जाएगी, एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन cos r1। तो एल एम की वैल्यू निकाल लो बेटा, टी अपॉन cos r1। चलो लिखो जल्दी से, cos r1 इक्वल टू एल एल डैश अपॉन टी एम। तो एल एम इज इक्वल टू टी अपॉन cos r1। डन। तो एल एम आ गया। डन सर। अब एल एम आ यस। चुका है बेटा, तो एल एम की वैल्यू पुट कर दो। कहां पे पुट करोगे, जहां पे जरूरत थी, यहाँ पे एल एम। तो एल एम आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर वन। तो एल एम की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एम एन डैश निकाल लीजिए फाइनली, एम एन डैश एल एम की वैल्यू सॉरी यहाँ पे, तो टी अपॉन कॉस आर वन क्या बन जाएगा, एम एन डैश इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर वन इंटू साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। डन। डन सर। यस। सो टी अपॉन कॉस आर वन साइन डेल्टा। अब डेल्टा क्या है भाई, डेल्टा देखो क्या था, ये डेल्टा क्या था, ये टोटल एंगल आई था, आई में से आर वन निकल गया था, तो वही तो डेल्टा बना था। सो व्हाट यू कैन राइट अबाउट डेल्टा, एक्चुअली डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। तो जहां डेल्टा है बेटा वहां पे आई माइनस आर वन प्लेस कर दो, आई माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन, ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए। बेटा देखिए टोटल एंगल ऊपर वाला आई वन था या आई था, इंसिडेंस एंगल, यस सर। उसमें से यस आर सर। आर वन निकल गया, तो डेल्टा ही तो बचेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। ओके सर। यस सर। ओके, तो लिख दो बेटा डेल्टा की वैल्यू आई वन माइनस आर वन डेल्टा की जगह, और टी तो रहेगा ही अपॉन कॉस आर वन। So this is the expression for lateral displacement. Clear हुआ? क्लियर है सर। Okay. Yes, sir. Okay. देखिए बेटा ध्यान से देखिए, lateral displacement directly proportional to thickness आ रहा है, so lateral displacement is proportional to the thickness of the slab and angle of incidence I1 के भी proportional है। नोट करिए, lateral displacement is proportional to the thickness T of the slab and angle of incidence। आवाज आ रही बच्चों, हेलो। यस सर आ Yes, रही sir. है। Okay. Lateral displacement is proportional to the thickness of the slab and angle of incidence. Done. डन सर। Okay.
चलिए अब नेक्स्ट बात हो जाए रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ की। ये क्या है भाई रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ? बेटा जब आप पानी में कोई चीज डालते हैं, कोई चीज डिप करते हैं पानी में, तो आपको वो जो चीज होती है वो उसकी एक्चुअल हाइट पे ना होके थोड़ी सी ऊंची दिखाई देती है। अगर आपने पानी में किसी चीज को डिप किया है तो वो उसकी एक्चुअल हाइट पे ना होके थोड़ा सा ऊंची दिखाई पड़ती है, तो वो होती है उसकी एपरेंट डेप्थ। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने अगर कभी पानी में क्वाइन डाला हो तो क्वाइन एकदम आपको तल्ले पे नहीं दिखाई देगा, रेदर वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है बेटा? एक्चुअल डेप्थ तो h है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो आपको काल्पनिक रूप से जो दिखाई देती है, जो आभासी काल्पनिक या कहना चाहिए कि अपरेंट डेप्थ जो दिखती है दैट इज एच डैश। मतलब जो एच डैश होता है वो रियल डेप्थ से कम होता है, एच डैश इज लेस देन एच। तो अब हमें पता लगाना है कि भैया ये एच डैश होगा कितना, हमें एच डैश पता करना है। आई बच्चों बात मेरी समझ में? हमें यस सर, आगे। Yes, एच sir. डैश पता करना है, तो चलिए एच डैश निकालते हैं। एक सेकेंड लगेगा। लाइट चल रही है हमें। टिक्स ये वही पीडीएफ है जो आप सभी लोगों के पास में है, तो उस पीडीएफ के उस पेज पर हम पहुंच जाते हैं बच्चों, जहां से हमें वो फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। हाँ पढ़ो एरिना। ए वाटर टैंक Sir, a water tank appears less deep than what it actually is. This is due to reflection of light. Proof. Suppose O is a point object at an actual depth OA below the surface of water XY in a tank. ओके तो मान लेते हैं बेटा अपने पास एक्स वाई लेवल है और नीचे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखा हुआ है, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओ, ठीक है ना। सपोज ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एक्चुअल डेप्थ ओ ए बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर टैंक, ये रखा हुआ है। अब देखो होगा क्या बच्चों, सबसे पहले एक रे सीधी ऊपर की तरफ निकाल लो आप लोग, सीधे ऊपर की तरफ। दिस इज ओ ए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है तो किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो ये सीधी रे निकल जाएगी ऊपर की तरफ विदाउट सफर एनी टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन। से यस। यस सर। अब दूसरी रे जो चली बेटा, ये देखिए ये जो चल रही है, दिस इज ओ बी। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर एंड गोइंग टू द रेयर। सो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेटा ये थोड़ी सी दूर चली जाएगी। जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर, जा रही है। अब इसको पीछे एक्सटेंड करो बेटा, तो एक आपको वर्चुअल इमेज इसकी यहां पर दिखाई देगी। दिस पॉइंट आई इज द इमेज पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, अब क्लियर तो है। ये आई पॉइंट इज द इमेज पॉइंट है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपका यहां था उसकी आपको वर्चुअल इमेज यहां पर उसके ठीक ऊपर दिखाई देती है। तो ये जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ एंड दिस होल इज कॉल्ड रियल डेप्थ। समझ में आया अच्छे से? यस सर, आ गया। अगर Yes, sir. ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख होगी, ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर, तो इसे जो चीज यहाँ दिखाई देनी थी एक्चुअल डेप्थ में, उसे ये चीज थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी क्योंकि इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो अब हमें निकालना है कि एक्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए Yes, sir. हाँ पढ़िए एरिना। ए रे ऑफ लाइट। A ray of light incident on XY, normally along OA, passes straight OAA dash. बिल्कुल सीधे Another निकल के ray हम्म
Another ray of light from O incident at angle I on xy along OB deviates away from the normal. It is refracted at angle R along BC सॉरी, हाँ, on producing back BC meets OA at I. Therefore, I is the virtual image of O. When seen through water, O appears at I. हम्म, Therefore, apparent depth is equal to AI, less than OA. चलिए अब इसकी Angle कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन बाकी वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए एंगल AOB कितना है, आई है, और ये वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या बनेगा बेटा, आई बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, yes तो sir. ये भी आई बनेगा, दो एंगल मेरे पास हो गए आई। ओके, अब देखिए ये तो मैंने एक्सटेंड किया है ना बेटा, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, है ना। हाँ सर। चलिए तो अब दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों में अपन लगाएंगे साइन आई साइन आर। तो पहले ट्रायंगल AOB में साइन आई लगा दो बेटा, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस OB, बोलो यस, AB अपॉन OB होगा। Yes, sir. Yes sir. ओके, देन सेकेंड ट्रायंगल में बेटा साइन आर लगा दो, तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AI, नो 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 सॉरी, AB, परपेंडिकुलर तो ये ऊपर वाला ही होगा, अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा बेटा, BI। PI. यस, तो Yes, ये sir. हो गया बेटा Yes sir. IB। क्लियर हो गया ना। Yes sir. Yes, यस, clear. सो एज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रही है लाइट अपनी, वाटर टू एयर, है ना। तो अपनी जो लाइट है, एज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो जो हमारी लाइट जा रही है वो कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, बोलो यस। Yes sir. हाँ, Yes, sir. तो अगर आप फॉर्मूला बनाते बेटा तो क्या बनाते, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बनाते, है ना। Yes, sir. भाई एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनता, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू Yes, साइन sir. आई अपॉन साइन आर, बट इसका उल्टा अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। समझ में आया, पलट के लिखा है मैंने यहाँ पे। Yes, sir. Yes आ गया. sir. आ भाई गया. लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर जो बनेगा दैट विल बी काउंट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर आएगा पहले और एयर आएगी बाद में, डब्ल्यू म्यू ए, हाँ या ना। हाँ sir. तो ए म्यू हाँ डब्ल्यू सर. कर दोगे तो साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा। मजे की बात है, डिवाइड कर दो ए बी अपॉन आई बी साइन आर, और ओ बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये आ गया बेटा, ओ बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ओ बी अपॉन Yes, आई sir. बी आ गया ना। Yes, sir. आ Yes गया. sir. आ गया. ए म्यू डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का पलट दिया ना, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ ए क्या थी बेटा, रियल डेप्थ, ये क्या थी बेटा, एपरेंट डेप्थ। यस, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes sir. Clear है. हाँ, सो एपरेंट डेप्थ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली म्यू भी लिख सकता हूं, बिकॉज ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या काउंट होगा, म्यू, क्योंकि एयर है ना रिस्पेक्ट में बेटा, तो म्यू ही तो काउंट होगा। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। 1 सेकेंड में आपको फिर से थोड़ा सा करके इसको बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड रुकिए, ये मैं क्या बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने क्या निकाला बेटा, आपने निकाला है ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एच रियल अपॉन एच एपरेंट, यही निकाला ना बेटा, वर्चुअल या एपरेंट। So H Yes, sir. apparent equals to H real upon A mu W, और A mu W क्या होता है बच्चों, ये तो म्यू होता है ना मीडियम का, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम वाटर का, तो ये तो वाटर ही मिलेगा बेटा, म्यू वाटर, बोलो हाँ। Yes sir. तो H बाई म्यू ही तो आएगा वाटर का म्यू, यस और नो। तो हाइट में वाटर का म्यू क्या होता है, वाटर का म्यू 1 से ज्यादा होता है, तो कोई चीज डिवाइड करोगे तो आंसर कम होकर के आएगा कि ज्यादा होकर के आएगा, सर कम हो क्या आएगा. इसीलिए H एपरेंट जो होता है वो H रियल से हमेशा कम होता है। आया समझ में, Yes, sir. Yes sir. क्योंकि डिवीजन हो रहा ना बेटा, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवीजन हो रहा है, इस वजह से ये हमेशा कम होकर के निकलेगा। बोलो अब क्लियर है, ये वाली लाइन लो, नोट कर लो बेटा, मैंने नहीं लिखी उसमें, ये लाइन नोट Yes, कर लो, sir. ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच रियल अपॉन एच एपरेंट।
ठीक है। यस सर, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बेटा हमारी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन। अब बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 4/3, है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ करता है वो 4/3 हुआ करता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके यदि मैं इसको यहाँ पे डिराइव कर दूं तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, एच एपरेंट इक्वल टू एच रियल अपॉन 4/3, है ना। सो एच एपरेंट इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 3/4 एच रियल का। 3/4 कितना कहलाता है श्रुति, 75% होता है कि नहीं होता। यस सर, होता है। हाँ, तो मतलब कि अगर आप किसी को पानी में डुबा रहे हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो 100% नहीं दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी एक्चुअल की 75%, 75%। मतलब 1/4 पार्ट वो ऊपर उठ जाएगी उसकी जो हाइट है। क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर सर। यस, तो इसी बात को यहाँ पे मैंने कह दिया है। पढ़ दो श्रुति। फॉर एयर एंड वाटर, For air and water, A mu W is equal to 4/3. So IA is equal to 3/4 OA. Apparent depth is only 3/4 of the real depth of the tank of water. यस, तो अपरेंट डेप्थ जो होगी बेटा वो 3/4 होगी। इसी कारण है बेटा क्रिस के अलावा कोई मछली नहीं पकड़ पाता है। हम लोग कभी भी देख करके मछली को कभी नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। कभी किसी तालाब में Yes, sir. या कहीं भी देख लें झील के आसपास, अगर आपको मछली दिख जाए नीचे की तरफ और आप सोचो कि मैं तो बहुत फास्ट हूँ, झपट्टा मार के मछली को पकड़ लूंगा, तो एक्चुअली मछली यहाँ पे होगी ही नहीं है ना। मछली थोड़ी सी नीचे होगी और आपको ऊपर दिखाई देती है। क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. मगर क्रिस पिक्चर देखी होगी आपने, वो मछली पकड़ लेता था नदी में से, है ना। तो वो काम केवल क्रिस ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गई बात। अब बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं। हाँ, आपको पता है बच्चों की जब जो कोई रेज होती हैं वो डेंसर टू रेयरर चलती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हैं। तो मान लीजिए ये रे है, ये इंसिडेंस एंगल आई है, नीचे का मीडियम डेंसर है, ऊपर का मीडियम रेयरर है। तो बताइए इसका एक्चुअल पाथ तो ये था अगर रिफ्रैक्शन ना होता, मगर थोड़ा सा बेंड होकर के जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी। बोलो यस या नो। Yes, sir. अगर मैं इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये और बेंड हो जाएगी। बोलो यस और नो। Yes, sir. अगर मैं थोड़ा इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दूंगा तो हो सकता है कि ये जो रे है ये फ्लैट 90 डिग्री से इसके सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाए, मतलब एंगल ऑफ आर इक्वल टू कितने डिग्री हो जाए 90 डिग्री। बोलो यस। Yes, sir. तो जिस समय r इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है बेटा, जिस समय r इक्वल्स टू कितना होता है 90 डिग्री, उस समय जो इंसिडेंस एंगल होता है उसकी वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हेलो सर एक बार और Yes, बताइए sir. सर। Clear है. once again see here, ये मान लो बेटा मीडिया है, this is the medium mu2, this is medium mu1। okay, now you have sent the ray like this, इस तरीके से आपने रे सेंड करी, ये somewhat नॉर्मल से अवे होके ऐसे निकल गई। आपने थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया, इसका इंसिडेंस एंगल नॉर्मल से नापा जाता है, और बढ़ा दिया तो ये ऐसे निकल गई 90 डिग्री पे। अब रिफ्रैक्शन एंगल कितना दिख रहा बेटा, पहले कितना था, ये 90 छोटा डिग्री। सा था, अब कितने डिग्री Yes, एंगल है 90 डिग्री।
तो 90 आपने degree है। इस समय जो एंगल से लाइट भेजी है वो एंगल कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा? ओके सर, क्रिटिकल एंगल। मतलब whenever I is equals to IC, that time R equals to how much? 90 degree. 90 डिग्री। Yes, तो ये कहलाएगा आपके पास critical angle. Okay, so the value of incidence angle at which refraction angle becomes how much? 90 degree is called critical angle. Clear है? क्लियर है सर। ओके चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना लेते हैं। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशनशिप, तो बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पे म्यू टू से लेकर म्यू वन जा रही है, मतलब टू म्यू वन, टू म्यू वन, समझ गए ना? यानी म्यू वन बाई म्यू टू होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा ना यस बच्चों? सर, होगा। म्यू वन बाई म्यू टू, क्योंकि टू से लेके वन में जा रहा ना एरिना, टू टू वन में जा रहा है ना? सो टू Yes, sir. टू म्यू वन वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना? सो इट विल बी म्यू वन बाई म्यू टू दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। नाउ इन केस ऑफ अगर बात करूं मैं क्रिटिकल एंगल की, तो आई इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा और आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। यस और नो? Yes, यस। sir. तो पहले इसको पलट दो, तो पलट दोगे तो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू ऊपर आ गया, म्यू वन नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन आर अपॉन साइन आई। बोलो हो जाएगा कि यस नहीं होगा पलटने से? यस सर। Yes, sir. हो हाँ जाएगा. हाँ, एक्चुअली हम लोग पलटते क्यों है मालूम? क्योंकि हमारे डीएनए में घुसा हुआ है रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर। मतलब हम लोग जो लिखते हैं वन म्यू टू, उसमें यही मान के चलते हैं कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर जा रही है, और ज्यादातर केसेस में रेयरर से डेंसर ही दिया होता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है। तो अब यदि यहाँ पे देखोगे तो उल्टा है, बट यहाँ तो सीधा है ना, क्योंकि म्यू वन यहाँ पे म्यू वन म्यू टू, तो ऊपर वाला एयर बन जाएगा, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो पुट कर दो बेटा, आई की वैल्यू आई सी, आर की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। बोलो यस की नो? यस Yes, सर। sir. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो 1 अपॉन साइन आई सी इक्वल्स टू व्हाट? 1 म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब वो जो एक्चुअल होता है रेयरर से डेंसर की तरफ का 1 म्यू टू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Clear वन हो गया. वन म्यू टू, वन म्यू टू साइन आई सी, तो साइन आई सी 1 अपॉन साइन आई सी इक्वल टू 1 म्यू टू, तो क्या लिखेंगे बेटा? साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 म्यू टू। क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. अगर सर फर्स्ट, 1 म्यू कैसे होगा सर? सर 2 म्यू 1 होना चाहिए क्यों ना होगा सर, टू 1 म्यू? के रिस्पेक्ट। बेटा पलट तो दिया, हाँ 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 सर, हाँ सर, आ गया आ पलट गया। तो चुके, यहीं पर तो पलट चुके, तो 1 म्यू टू ही तो बन गया था, म्यू वन के रिस्पेक्ट में म्यू टू। बोलो यस और नो? हाँ यस सर, यस सर। अब इसका फायदा ये है बेटा कि अगर नीचे वाला मीडियम मान लो वाटर है और ऊपर वाला मीडियम एयर है, तो 1 म्यू टू क्या बनेगा? एयर म्यू डब्लू। बोलो यस और नो? यस सर। और एयर म्यू डब्लू को तो आप डायरेक्टली म्यू डब्लू लिख सकते हो ना, म्यू वाटर, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, लिख हाँ, तो सकते हैं। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थ्योरी में? साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। क्लियर हुआ? मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्रिटिकल एंगल उतना क्या होगा? कम। यस सर। समझ गए? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। चलो इसको फटाफट नोट करो, कंफ्यूजन है तो फिर से मुझसे बात करो फटाक से। एरिना कहीं कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं हाँ, है. ये पलटने वाली बात थोड़ा ध्यान रखना, म्यू वन म्यू टू के कंसेप्ट से मैंने बताई थी, इसको पलट देते हैं। Okay, तो sir. अगर मैं पलटता नहीं तो बेटा ये म्यू डिजाइन नहीं होता, एक्चुअली बात ये म्यू नीचे डिजाइन नहीं होता, इसलिए मुझे पलटना पड़ा, जिससे कि अब आपको डायरेक्टली ग्लास का दे देगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आपको म्यू लेके ही करना पड़ेगा। एयर का तो 1 होता है, ग्लास दे दिया, पानी दे दिया, जो भी देना हो दे दिया, तो उसमें क्वेश्चन में आप डायरेक्टली म्यू लगाएंगे।
ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बेटा पूरा? फोटो ले लो या Yes, लिख लो? sir. चलो, अब देखो आपने तो आपने क्या फाइंड कर लिया, एक बेहतरीन रिलेशन आपने निकाल लिया बेटा, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू, या 1/म्यू 2 लिख लो, लिखना हो तो, है ना, या डायरेक्टली अगर ये रिलेटिव के लिए है बेटा, और अगर एब्सोल्यूट की बात करोगे तो डायरेक्टली 1/म्यू। बोलो यस। Yes, sir. और ज्यादा खींचतानी करनी हो तो म्यू इज इक्वल टू 1/साइन आई सी, तो कई तरीके से बन जाएंगे। आई सी बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, मतलब कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अभी आपने देखा बेटा क्या हो गई थी दुर्घटना कि आपने अगर क्रिटिकल एंगल पे अपनी लाइट को ट्रांसमिट किया था यहाँ से, तो ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो कितने डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई थी ये श्रुति? 90 degree पे सर। बट आप मानने वाले नहीं हो, आप और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने बेटा और ज्यादा एंगल बढ़ा दिया। ये लो, तो अगर आप और ज्यादा एंगल बढ़ाओगे तो लाइट को मजबूरन उसी मीडियम में आना पड़ जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो लाइट उसी मीडियम में आ जाती है। तो कैसी सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सरफेस तो रिफ्रैक्टिंग है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली, रिफ्रैक्ट करने वाली, मगर फिर भी ऑप्टिक्स की कलाकारी से लाइट जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ गई। बेटा इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। समझ में आया? Yes, sir. आ गया। Yes, हाँ, sir. तो इसकी आगे. शर्त है नंबर 1, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेयरर में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त है कि आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये जो आपका इंसिडेंस एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी तो बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, हाँ, sir. sir. इसलिए ये दो शर्तें होनी चाहिए। पहली चीज लाइट जो है इट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और दूसरी शर्त आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हो जाएगा आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ी काम की चीज है बच्चों। आज हम लोग जो वाईफाई यूज कर रहे हैं और जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चला रहे हैं, जियो फाइबर हम लोग यूज करते हैं बेटा, जो उसके अंदर वायर आता है उसमें ऐसे ही लाइट चल करके आया करती है। इसलिए डेटा जो होता है लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता है, बिकॉज लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? तो अगर आपके यहाँ फाइबर लिंक का इंटरनेट लगा हुआ है बहुत ही फास्ट चलता है बच्चों, ठीक ना, तो इसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो देखो क्या होता है बेटा, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट फिर मुड़ गई, फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो इस तरीके से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाती है। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? Clear, sir. Clear, sir. चलो, हाँ, यस, सी हियर, सपोज एन इंटरफेस एक्स वाई सेपरेट है रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ये अपने पास नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है। अगर लाइट सीधे निकलेगी तो निकल जाएगी, अगर एक नॉर्मल एंगल पे जाएगी तो अवे फ्रॉम द डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट यदि क्रिटिकल एंगल पे एंट्री मार रही है लाइट, तो देख लो बेटा रिफ्लेक्शन एंगल 90 पे हो गया है, और अगर क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा पे लाइट एंट्री मार रही है तो देखो ये उसी मीडियम में वापस आ गई है। चलिए पढ़िए एरिना, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। O is a point object in the denser medium. A ray of light starting from O and incident normally along OA on XY passes straight along AB. Another ray incident along OA1 deviates away from normal and is refracted along A1 B1. Clearly, clearly angle Clearly, angle of refraction is greater than the angle of incidence, and it increases with increase in the angle of incidence. For particular value of I,
is equal to C, the critical angle, the incident ray OA2 is refracted at angle R is equal to 90 degree and goes along the interface along A2 B2. When I is greater than C, as for the incident ray OA3, the ray goes along A3B3 as it is reflected from interface XY. This phenomena is called total internal reflection. बोलो क्लियर है ना? अगर आई Clear, इज sir? ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल को यहाँ सी मान लिया, मैंने आई सी बोला था, तो इसको बोलते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ो। यस, टोटल Total इंटरनल रिफ्लेक्शन। Total internal reflection. It is the phenomena of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser medium and a rarer medium. हम्म, Is essential conditions for total internal reflection. First, light should travel from a denser medium to rarer medium. Angle of incident in denser medium should be greater than the critical angle for the pair of media in contact. यस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये हो गया इसकी कंडीशन, टोटल इंटरनल की बात खत्म करो, अब आ जाओ क्रिटिकल एंगल पूरे तरीके से। पढ़िए। Critical angle. The angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle for the pair of medium in contact. It is represented by C and its value depends on the nature of medium in contact. हाँ, क्योंकि सी इज Relation इनवर्सली, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू मैंने जो फॉर्मूला कराया था ना, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये फॉर्मूला है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी, तो आई की जगह यहाँ सी कर देगा तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही सा चेंज हुआ है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। क्यों श्रुति, है ना? Yes, sir, है। ओके, चलिए, तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल वही का वही है बेटा। तो ए म्यू बी इज इक्वल टू 1/sin सी। बोलो क्लियर है? बन जाएगा? एक बार देख लो, वही yes, है जो मैंने कराया है, बस इसमें 1 म्यू 2 की जगह ए म्यू बी लिख दिया है। Yes, sir. है ना? एनी प्रॉब्लम? No, sir. no sir. चलिए, तो देख लीजिए भैया। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आ रही है, वो मैं भी बता देता हूँ आपको। आपको पता होगा कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मतलब जितना ज्यादा म्यू होगा आई सी उतना कम होगा। और आपको मैंने पढ़ाया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद है सर। तो बेटा 1/म्यू तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पलटी मार दोगे तो आई सी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। यस और नो? यस सर। Yes. मतलब रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। समझ गए ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, सो फॉर रेड कलर वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल विल मोस्ट, सबसे ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल। और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो श्रुति उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या आएगा बताओ? Sir, सबसे कम। कम, लीस्ट, है ना? क्रिटिकल एंगल विल लीस्ट। फोटो ले लो बेटा इस बात की। डन? डन सर। चलिए, Done. ओके। पढ़ो। एज म्यू डिपेंड्स, मैं ही पढ़ देता हूँ। एज म्यू डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम इन कांटेक्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। कलर का मतलब वेवलेंथ से होता है बच्चों, है ना? तो इस वजह से जो अलग अलग रंगों के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग हुआ करता है। ठीक है ना? चलिए, अब एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पहला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मतलब कि डायमंड का चमकना, हीरे का चमकना। भाई हीरा क्यों चमकता है? हीरे की जो कटिंग हुआ करती है बच्चों, हीरे की जो कटिंग होती है वो बड़ी खूबसूरत कटिंग होती है, और इसमें लाइट जो है वो जाती है, उसके बाद तो लाइट की हालत वो होती है कि पूछो मत। उसका बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट बेचारी फंसी रहती है इन्हीं के चक्कर में, और हर जगह टकरा करके घूमती रहती है। समझ रहे हो क्या होती है लाइट की हालत, है ना? हाँ, तो इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, और लाइट टकरा करके यहाँ वहां घूमती रहती है।
एक बार चली जाती तो निकलती बड़ी मुश्किल से है बाहर, क्योंकि उसका बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और जो हीरा होता है उस वजह से लगातार चमकता रहता है। तो ये कर लोगे खुद से, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। बताओ भाई, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. एक्चुअली डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो नेचुरल सबसे ज्यादा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज हाईएस्ट 2.4। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो है 2.4, तो म्यू इज इक्वल टू 2.42। अब 2.42 है तो इसका क्रिटिकल एंगल बताओ, एरिना ज्यादा होगा कि कम होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा या कम? So low. हाँ, Come. मतलब क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा। तो अब लाइट के सामने मजबूरी हो गई कि वो जिस एंगल पे भी बिचारी जाए लाइट, वो उसका क्रिटिकल एंगल से कम पड़ जाता है, मतलब वो एंगल उसका क्रिटिकल से ज्यादा ही कहला जाता है। चाहे वो कितने एंगल पे भी गिरे, मगर उसका क्रिटिकल एंगल इतना कम है कि वो किसी भी एंगल पे लाइट जाएगी, वो एंगल जो होगा वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही पे गिरेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी फीलिंग? Yes, sir. हाँ, श्रुति समझ में आया? Yes, sir. आगे. बेटा इसका क्रिटिकल एंगल इतना कम है कि लाइट चाहे कैसे भी एंगल पे गिरे, बेचारे को TIR झेलना पड़ता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झेलना पड़ता है। इस वजह से डायमंड चमकता है। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? Clear, Clear, sir. sir. यस, देख लो बेटा, इसका क्रिटिकल एंगल देखो, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो क्रिटिकल एंगल आ रहा है दैट इज इक्वल टू 24.4 डिग्री। ठीक है, चलो ये हो गई भाई बात इसकी। तो ये इसको पढ़ लेना। एंड सेकंड केस है बेटा मिराज, ये भी बढ़िया एक बेहतरीन केस है मिराज का। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मिराज क्या होता है? मिराज को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि भ्रम, है ना, दृष्टि भ्रम, हेलुसिनेशंस, है ना। जो नहीं है उसको आप देखने की कल्पना करो, दैट इज कॉल्ड मिराज। तो बच्चों होता क्या है, मिराज का मतलब ये है, आप गर्मी के समय में कभी गाड़ी वगैरह चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि कार ही चलाओ, कुछ भी आप चला करके आ रहे हो, आपको गर्मी के समय में रोड में थोड़ी दूर पे हल्का हल्का रोड हिलती या पानी दिखाई देता है। बोलो, रोड चमकती हुई सी पानी दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मिराज। ये जो कंडीशन हुआ करती है इसको मिराज बोला करते हैं। अब ये होता क्यों है ये समझो भाई। अब ये इसलिए हुआ करता है कि मान लो यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, रोड के किनारे कोई पेड़ लगा हुआ है, ये कोई मैंने पेड़ लगा दिया, ओके, ये पेड़ लगा हुआ है। अब देखिए इस पेड़ से चलने वाली, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ी बड़ी बस ले लो, बस ले लो, ये ऑब्जर्वर है, आनंद रहेगा, बस ले लो। अब यहां से चलने वाली रेस, बेटा जमीन बहुत गर्म होती है तो गर्मी के कारण नीचे का मीडियम हो जाता है रेयर और ऊपर ठंडी हवा होती है, तो ऊपर का मीडियम हो जाता है डेंसर। बोलो यस। Yes, sir. अब यहां से रे चली, पेड़ से रे चली, तो पेड़ से चलने वाली रे जो है वो लगातार डेंसर से रेयर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जाएगी, नॉर्मल से दूर। एक समय ऐसा आएगा कि बेटा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बोलो यस। Yes, sir. टोटल Yes, sir. इंटरनल, तो लाइट जो है उसी मीडियम में ना, दूसरे मीडियम में ना जा करके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, और ये जा करके जो है इसकी आंख में जाके, ऑब्जर्वर की आंख में जाके पड़ेगी। बोलो यस। Yes, sir. अब Yes, ऑब्जर्वर sir. जो फील करता है बेटा, वो किस में फील करता है? ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट पे फील करता है, ठीक ना। तो ऑब्जर्वर जो है इसकी इमेज पेड़, अब देखो पेड़ हवा चलेगा ना, तो इसकी इमेज इसको दिखाई देगी। हवा चलेगी तो ये पत्तियां हिलेंगी कि नहीं हिलेंगी बताओ? Yes, sir. Hilengi, sir. अब ये पत्तियां हिलेंगी तो ऑब्जर्वर को जो इसकी इमेज है वो यहाँ पर हिलती हुई दिखाई देगी, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी के किनारे जो पेड़ की इमेज बनती है, रोड में तो बनती नहीं है, मगर इसको रोड में ही इमेज बनती दिखाई देगी, इस वजह से लगेगा उसे कि यहाँ पर पानी है, इसलिए इमेज बन रही है। आई मेरी बात समझ में?
Yes sir, आ गया। Yes, sir. यस, तो ये रीजन है कि इसको इमेज दिखाई देती है। चलिए, तो इसको आप समर डेज में ये होता है, और बाकी ये मैंने पूरा डायग्राम बता ही दिया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो उसके आंखों में इमेज बन जाती है पेड़ की, और हवा चलती है तो इमेज भी हिलेगी, और इमेज हिलेगी तो उसे लगेगा कि वहां पर पानी है, इस वजह से उसको कोई पेड़ वेड़ हिलता दिखाई दे रहा है, और नॉर्मली भी पानी की थोड़ी सी वो दिखाई देती है। तो कल पढ़ेंगे बच्चों अपन टोटली रिफ्रैक्टिंग ग्लास प्रिज्म। एक बार मैं देख लूंगा सिलेबस से हटा तो नहीं है ग्लास प्रिज्म, शायद हट गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। फिजिक्स, आप लोग भी चेक कर ले, मैंने भेज दिया है, चेक कर दिया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हटा बच्चों, ठीक है। तो भैया ये हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला हट गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सनराइज। हाँ, तो कल इसको अपन करते हैं, ये बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये थ्योरी ही है। हाँ यस, मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा था, तो ऑप्टिकल फाइबर्स भी बहुत इजी हैं। ये देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर्स होता है बच्चों, तो ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर होती है बच्चों। एक अंदर की होती है, ये कोर होती है बेटा, अंदर की कोर कांच की बनी होती है, उसके ऊपर एक क्लैडिंग लगी होती है। तो ये जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये कम हुआ करता है। दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए होंगे, नहीं दिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, यस। विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑर्डर 1.5, 1.5 का मटेरियल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, बट दोनों का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो इतना केवल ये समझ लो बच्चों कि आपके पास, जैसे मैं बना देता हूं इसको, देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, इसमें बाहर की तरफ एक क्लैडिंग लगी होती है, ओके, ये ऐसे होता है, और नीचे भी होती है, ये क्लैडिंग है। इसके ऊपर वो प्लास्टिक का कवर हुआ करता है, जिसकी तार के ऊपर प्लास्टिक शॉक ना लगे वगैरह के लिए। शॉक तो खैर इसमें नहीं लगेगा, पूरा मामला कांच का होता है। तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट होती है। वो प्लास्टिक की जैकेट केवल इसलिए है कि टूट फूट ना हो। मतलब मेन अपन को दो चीजों से है, किससे किससे, एक ये क्लैडिंग से, और इसके बीच में बेटा कांच का एक कोर हुआ करता है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा कोर हुआ करता है। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, हाई, तो समवॉट मान लो बेटा 1.52, और अंदर का क्या हुआ करता है इसका 1.41। तो जब रे हायर डेंसर टू लोअर, हायर डेंसिटी से मतलब डेंसर टू रेयर चलती है, और उसका एंगल अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो बताओ श्रुति क्या कौन सी फिनोमिनन हो जाएगी, बोलो श्रुति। Yes sir. तो क्या हो जाएगी, कौन सी फिनोमिनन हो जाएगी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, The total internal reflection. और इस तरीके से जो ये लाइट का सिग्नल है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट हो जाएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं है। Yes sir, आ गया। हाँ तो दिया हुआ है बेटा, हाँ दिया हुआ है, सॉरी, एक है 1.5 और एक है 1.48, ठीक है ना। तो दो मटेरियल होते हैं बेटा, एक होता है अंदर वाला 1.5 का होता है कांच का मटेरियल, और ये जो ऊपर जो क्लैडिंग मटेरियल लगा होता है ये भी एक तरीके का ग्लास होता है, ये होता है 1.48। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। Yes sir, आ गया ओके, sir. तो ये हो गई बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, आजकल जितना भी इंटरनेट हाई स्पीड चल रहा है बेटा, 5G आने वाला है, पूरा ऑप्टिकल फाइबर पर ही बेस्ड है ना। ओके, चलिए तो यहाँ तक फिनिश हुआ। कल से इसका सेकेंड पार्ट चैप्टर का शुरू करेंगे बच्चों, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है एलिना, समझ में आ गया अच्छे से। Yes, sir.